हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट। तो आज हम जानते हैं कि जैसे एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट आया है और जो कि मिक्स्ड बैग है। एचडीएफसी बैंक का अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो टोटल इनका इंटरेस्ट इनकम हुई है वो टोटल जो है 29,885 करोड़ हुई है। क्योंकि ये फिगर्स आप लैक्स में हैं तो इसलिए आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 29,885। तो ये इसकी टोटल इंटरेस्ट इनकम हुई है। अगर आप देखते हैं इसी में जो टोटल इनकम जो है इंक्लूडिंग अदर इनकम एज वेल, इट इज़ 35,917 करोर्स, which means 35,917 crores. If you compare it with the last quarter, it is slightly dipped, right, which is like 36,339 crores हुई थी। उससे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें डिप आया है। और अगर हम इसी को लास्ट ईयर के हिसाब से देखते हैं तो लास्ट ईयर में अगर हम इसी क्वार्टर का देखते हैं तो उसमें थोड़ा जंप आया है। अगर आप देखते हैं तो 31,204 करोड़ था, विच इज़ नाउ 35,917 करोड़ हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो टोटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम हुआ है जो लास्ट एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में ये एक्सपेंडिचर था 23,093 करोड़, जो कि अब कम होके हो गया है 22,958 करोड़। ये भी एज़ कम्पेयर टू दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर हम इसी क्वार्टर 2019 का देखते हैं तो इसके हिसाब से ये बढ़ गया है। अगर हम और इसमें नीचे जाते हैं तो देखते हैं इसका टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम देखते हैं इसमें 6,927 करोड़ हुआ है, विच हैज़ ऑल्सो डिप्ड एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। और अगर इसी को हम लास्ट 2019 मार्च क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो उसमें वो सिग्निफिकेंट जंप आया है। तो अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो ईयरली परफॉर्मेंस इज़ स्टिल बेटर, whereas quarterly performance is not that great, right? वो जो कि फ्लैट सी रही है बेसिकली, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस रही है। अब हम देखते हैं इसकी जो बाकी रेशोज़ हैं, लेट्स से जो इनका एनपीएज़ हैं या फिर और भी चीज़ें हैं। तो एनपीएज़ आप देखेंगे, एनपीएज़ जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर आपको याद होगा कि वो थोड़ा सा बढ़ गया था, राइट। तो अब इस क्वार्टर में फिर से ये थोड़ा स्लिप हुआ है और 1.42% की जगह 1.26% हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। फॉर एनी बैंक असेट क्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड। सो वो एक अच्छी चीज़ हुई है एचडीएफसी बैंक के केस में। अब अगर हम इसमें ऑल्सो ये देखते हैं कि जो ग्रॉस एनपीए 1.26% है वो पहले 1.42 था, और अगर इसी क्वार्टर 2019 का अगर देखते हैं तो वो 1.36% था। तो उसके कंपैरिजन में भी ये सिग्निफिकेंट डिप है। मगर अब अगर हम इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ ओके, बहुत कोई ग्रेट नहीं है, बहुत कोई ख़राब नहीं है। एनपीएस कम हुए हैं बट इसमें प्रोविजनिंग थोड़ी सी इन्होंने ज़्यादा की है, राइट। अगर हम इसकी प्रोविजनिंग देखेंगे तो प्रोविजनिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, जो कि आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम समझते हैं कि ये जो टोटल प्रोविजनिंग हुई है इस क्वार्टर में वो ज़्यादा हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट डबल्ड एज़ कम्पेयर टू द मार्च क्वार्टर इन लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर द प्रोविजनिंग वाज अराउंड 1,899 करोर्स, जो कि अब बढ़ के इन्होंने कर दिए 3,784 करोर्स। तो इसका ये जो डबल करने का रीज़न है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये बेसिकली इन्होंने कंटिजेंसी मोड पे रखा है इस प्रोविजनिंग पे, जिसमें कि टोटल 1451 करोर्स और द फ्लोटिंग प्रोविजंस, एंड द रेस्ट ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का जो है वो कंटिजेंट प्रोविजनिंग रखी है। बिकॉज़ आपको पता है कि जो टोटल सिनेरियो चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड बिकॉज ऑफ कोविड आउटब्रेक, इन्होंने ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो जून क्वार्टर होगा उस क्वार्टर में काफ़ी स्लिपेजेस बढ़ सकती हैं, और उसी के चलते इन्होंने थोड़ा सा एक कंटिजेंट प्लान रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनीज़
ही ये सब चीज़ें फॉलो करती हैं, अदरवाइज़ वो ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करती है. रीज़न बीइंग लाइक इट शोज़ दैट ओके स्लिपेजेस माइट इंक्रीज इन द नेक्स्ट क्वार्टर, बट HDFC जैसे बैंक के साथ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो कुछ चीज़ें हाइड करेंगी विद द शेयर होल्डर्स. सो वो बेसिकली आपको सब कुछ पहले ही बता देती हैं कि भाई हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड टाइमली कि क्या होने वाला है. तो इसी वजह से ये ऑलमोस्ट डबल आपको दिख रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मूव बाय HDFC बैंक. Let's understand the key takeaways from the earnings report card. So first is COVID-19 fee losses at rupees 450 crores. Provisioning has got doubled, as I just explained in the previous slide as well. COVID impact is highly uncertain, so management is also not really sure about the next quarter, how it pans out and how this pandemic pans out. Bad loans significantly come down, which I just mentioned that as per the last quarter, this quarter is better in terms of asset quality. They have not announced any dividend as directed by RBI, because looking at the overall situation, RBI has directed all the banks and financial institutions that they should keep the cash with the books and should not distribute the all these dividends and all to the shareholders, which is I think very very advisable for any banks and financial institutions as well, looking at today's scenario. Now let's see how this their shareholding pattern looks like. So first let's see like what was the shareholding pattern looks like in December 2019 quarter. So as you can see, the total promoter holding is 26.17%, mutual fund holding is 14.37%, DIIs also hold around 21%, and FII also hold around 38%, and rest is the other parties like the retail investors and all. Now let's see like what has changed in this quarter as compared to the last quarter in terms of shareholding pattern, which is also important to understand, like who has exited, who has increased their stakes. All those kind of things are very very important to understand in today's scenario. So let's see how it changed. So in March 2020, the shareholding pattern has changed a bit. If you see, the total promoter holding has become 26.14. Mutual fund holding has changed to 15%, which was earlier 14.37%. So mutual fund holding has increased. Similarly, the DII holding is now 21.74%, which is like DII has increased almost 1% of their shareholdings, and FII has decreased their shareholding from 37.92% to 36.67%. So you can see like there is a significant change in shareholding pattern from December to March. So that is one thing which is quite understandable. The DIIs are bullish on this particular stock, whereas FIIs are shying away a little bit. तो चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पे इसको. अगर हम इसको टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो ये अभी 910.15 पे ये ट्रेड कर रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और अगर आप देखते हैं तो ये 20 डे मूविंग एवरेज पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है. 20 डे मूविंग एवरेज जो है अगर वो क्रॉस कर जाता है विद सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, तो नेक्स्ट इसका आएगा 50 डे मूविंग एवरेज, विच इज़ अराउंड 1015 के आसपास. अगर ये 920 930 पे सस्टेन करके और धीरे धीरे मूव करना शुरू करता है ऊपर, तो नेक्स्ट जो इसका पड़ाव होगा 1016 1020 के आसपास, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है. तो अगर ये HDFC बैंक चलना शुरू होता है तो ये 1015 1020 तक चल सकता है. अगर ये अभी बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स अगर कुछ पैनिक लो मारता है तो 850 के आसपास इट इज़ ए ग्रेट बाय, राइट. अब हम इसका देखते हैं कि हमारा जो फ्राइडे को किस तरह का ये सेशन हुआ है. तो अब हम देखते हैं ये फ्राइडे को कैसे बंद हुआ है. 915 पे ये बंद हुआ है, जबकि ये इसका प्रीवियस क्लोज था 879 880 पर. ओपन भी ये 915 पर ही हुआ है और क्लोज़ भी ये 915 पर ही हुआ है, तो कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूव नहीं दिया है इसने. अब हम इसकी टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड देखते हैं. तो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो हुई है 27941,831,
विच मीन्स 2 करोड़ 79 लाख शेयर इसमें ट्रेड हुए हैं, जबकि डिलीवरी वॉल्यूम इसमें अगर देखेंगे तो 48% की डिलीवरी वॉल्यूम हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर दैट इसमें डिलीवरी उठनी शुरू हो गई है और बहुत अच्छा डिलीवरी उठ रही है इस शेयर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और प्लीज़ encourage with the like button if in case you really liked it. Thank you so much.